तो स्टूडेंट्स आपके क्लास 11th के लिए ठीक है हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हमारे यूज होते हैं अपने केमिस्ट्री में उसको हमने यूज करना है। कैसे क्या है क्या क्या थे उसके हमने शुरू करना था, तो हमने शुरू किया था स्टार्टिंग में। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन शुरू किया था और कुछ बात हमने बताई थी, डेफिनेशन बताई थी कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है ना, ये चीजें हमने पीछे बताई थी। उसमें क्या हमने बताया था, बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, अभी आगे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने कहा था एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। तीन चीज हमने वहां पे बता दिए थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्या क्या हमने बताया था, यहाँ पे फिर से सुन लेते हैं। एलिमेंट्स क्या क्या होता है, ठीक है, एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स के बाद हमने बोला था एटम्स क्या होता है। ठीक है, एटम्स भी हमने बता दिया। ठीक, बाकी मॉलिक्यूल्स हमने बता दिया। सबको अभी फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। ठीक, मॉलिक्यूल्स के बाद हमने बोला था अगली चीज कंपाउंड्स क्या होता है। ठीक है, इतनी चीजें हम वहां पे पीछे बता चुके थे। ठीक है, अब इसके आगे हम बात आगे करते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स क्या होता है, हमने कहा था कि सिंपलेस्ट फॉर्म किसी भी प्योर सब्सटेंस का जिसकी क्या हो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो हमारे पास प्योर हो, या मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म जो अपने प्योर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में हमें अवेलेबल हो। ठीक है, उसके बाद हम एटम्स की बात कर रहे थे। एटम के केस में हमने बोला था क्या है, किसी सिंपलेस्ट पार्टिकल, किसी एलिमेंट का सिंपलेस्ट पार्टिकल जो हम कह सकते हैं या तो इंडिपेंडेंट फॉर्म में रह सकता है या नहीं भी रह सकता है। इस बात को हमने वहां पे बोला था। ठीक है, उसके बाद हमने मॉलिक्यूल कहा था। मॉलिक्यूल के केस में हमने कहा था स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, जो हमें फ्रीली एग्जिस्ट हो सकता है, जिसका एग्जिस्टेंस हमें फ्री हो सकता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, वो क्या होता है हमारे पास मॉलिक्यूल होता था। ठीक है, बाकी उसके बाद हम आते थे कंपाउंड्स पे। कंपाउंड हमने क्या कहा था, ए कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट और एटम। प्योर सब्सटेंस वो प्योर सब्सटेंस जिसमें वन और मोर देन वन कंपाउंड हो या फिर मोर देन वन एलिमेंट्स हो या फिर क्या हमारे पास एटम्स हो। ठीक है, उन्हें क्या बोलते थे हम, कंपाउंड। ठीक है, इतनी चीजें वहां पे हो गई थी। तो अब अगली चीजें आज के लिए आते हैं यहाँ पे। अगली बात है हमारे पास मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है वो भी बता दिए थे, फिर भी सुन लीजिए आप एक बार फिर से। मिक्सचर रिवाइज हो जाएगा। मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट आपको पता है ना, तत्व, यहाँ पे अणु परमाणु। ठीक है, परमाणु अणु और कंपाउंड में आपको पता ही होगी। ठीक, और ये हमारे मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब मिश्रण होता है, आपको पता है। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर हमने कहा था कि मटेरियल विच कंटेन टू आर मोर देन टू क्या हमारे पास कंपाउंड। ठीक है, मटेरियल कंटेनिंग टू आर मोर देन टू सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन, यू कह रहा। ठीक है, किसी भी मतलब किसी भी रेशियो में, किसी भी अनुपात में ना, कितना भी लेके मिला दें। दो चीजें हमने एक लेनी है, दूसरी चीज और लेनी है, हमने उनको क्या करना है, मिला देना, और मिला देने से जो बनेगा वही क्या होगा, मिक्सचर होगा। ऐसा कोई नाप जोक के नाप तौल करके नहीं मिलाना। ठीक है ना, आप किसी भी रेशियो में किसी भी प्रोपोर्शन में मिला सकते हैं, उसी से मिलाने के बाद हमें क्या ऑब्टेंड होगा, मिक्सचर। ठीक है, ओके। अब हमने कहा था मिक्सचर में भी दो चीजें होती हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमो का मतलब सेम होता है और हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है। ठीक है, होमो और हेट्रो का मतलब ये होता है, होमो का मतलब सेम सेम और हेट्रो का मतलब डिफरेंट डिफरेंट। तो फिर ऐसा मिक्सचर जिनमें जो टू या मोर देन टू जो हमारे पास कंपाउंड है उनका क्या हो, उनका यू कह सकते हैं नेचर, या यू कह सकते हैं वो सब एक जैसे हो। ठीक ना, एक जैसे हो, एक तरह के, लिक्विड 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 है, सॉलिड सॉलिड है, या फिर एक दूसरे से मिलने वाले हैं तो मिलने ही वाले हैं, ना मिलने वाले हैं तो ना मिलने वाले हो, ये सब क्या आते हैं हमारे होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस के केस में पता चले कोई सॉलिड ले लिया, कोई हमारे पास कोई लिक्विड ले लिया, पता चला ये दोनों आपस में मिलने भी ना है। ठीक है, माना वाटर है, मान ला क्या हमारे पास शुगर है, साल्ट है, उसको हमने वाटर में डाला, मिक्स हो गया कम्प्लीटली, तो वो ऐसे ना कर सकते वो हेट्रोजीनियस, क्योंकि जनरली वो मिल गया, हम बाद में उसे सेपरेट ना कर सके। ठीक है, दिखने में अलग था फॉर्म हमारा, लेकिन हेट्रोजीनियस क्या है, जिनका आपस में कोई रिलेशन यू ना रहे। ठीक, वो अलग अपना पढ़ा रहे हैं, दूसरा वाला भी अलग ही पढ़ा रहे हैं, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे आते हैं हम, यहाँ पे एक और बात आती है आगे, बेसिक कंसेप्ट है, जो छोटी छोटी बातें हमें पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे आता है सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स या नंबर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं यहाँ पे। ये क्या होता है,
अच्छा, ये सारी चीजें हमें क्यों पढ़नी है? वो इसलिए पढ़नी है कि हमने क्या है, स्टार्टिंग में हमने क्या क्या मतलब यूज होगा हमें आगे चल के हमारे कैलकुलेशंस में या हमारे क्वेरीज में क्या क्या हमें यूज होने हैं, उन सारी चीजों के हम यूज के बेसिस पे इसको पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है हमारा नाम? सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है हम इसको देखते हैं। कह रहा कि द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट which value is uncertain is called significant figure। कह रहा जितने हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके जो हमारी डिजिट्स होती हैं, ठीक है, अंक जो होते हैं, वो कह रहा टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर, किसी भी एक नंबर में, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट whose value is uncertain, जिसकी वैल्यू हमें सर्टेन ना हो, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। कह रहा है यहाँ पे कोई जो नहीं, जीरो जीरो हमारा यहाँ पे ढेर सारी बात होती है जहाँ पे जीरो को इंक्लूड कर भी सकते हैं और जीरो को इंक्लूड नहीं भी करते हैं, उसके लिए अलग अलग रूल है, हम बताएंगे। ठीक है, इनका जरा डेफिनेशन हम लिख देते हैं। कह रहा था टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे कह रहा द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, the total number of digits, the total number of digits in a number including the last digit, in a number including last digit, including last digit, including last digit whose value is uncertain, whose value is uncertain, whose value is uncertain, ठीक है, whose value is uncertain is called significant figure or is called as significant figure or significant number। ठीक है, फिगर या नंबर। तो हमें क्या करना है, जैसे हमें पॉइंट में डिजिट लिखी हुई होती है ना, या फिर पॉइंट में 6.8 6.9 ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, ऐसे करके जो पॉइंट में डिजिट आती हैं, तो इधर का जो 9 है ना, इसका मतलब यू देखिए, अगर हमने लिख दिया 6.9, अगर 6.9 आ रहा है तब भी हम जल्दी 9 पे कर देते हैं, 6.92 आ रहा है तब भी हम 6.9 लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके 6.9 3 9 4 9 5 9 6 ऐसे करके हम कर देते हैं। जब 6.99 का केस आता है तो शायद हम 7.0 भी करके रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है यहाँ पे जो हमारा टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो हमारे पास मिले नंबर में, लास्ट डिजिट तक जहां जिनकी वैल्यू हमें अनसर्टेन हो, उसको क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, या सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, ओके, सही ना? ठीक है, अब क्या है यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल या किसे कहते हैं। जैसे कह रहा हमने क्या लिख दिया, एग्जाम्पल हमने लिख दिया मान लो 2.5। ठीक है, 2.5 हमने क्या लिख दिया, कह रहा अनसर्टेन होना चाहिए जिसकी वैल्यू, ठीक है ना, अनसर्टेन कुछ भी हो सके, यूं कह सकते हैं, जितना लिखा है उसके अलावा भी हमारे पास उनकी वैल्यू कुछ न कुछ हो सके, उन्हें हम कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, कैसे? 2.5 है, कह रहा है यहाँ पे क्या हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर है, ये यहाँ पे दोनों के दोनों हमारे कंसीडर किए जाएंगे, दोनों डिजिट हो जाएंगी। यहाँ पे कह रहा है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, यहाँ पे दोनों के दोनों हमारे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, दोनों सिग्निफिकेंट नंबर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर मान लो हमने यहाँ पे कर दें 3.015 कर दे मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सब के सब, ये भी ये भी ये भी ये भी, सब के सब हमारे चारों के चारों डिजिट क्या है, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर या नंबर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरह से हम देखेंगे, यहाँ पे जो जनरल है हम जनरली बता दिए। इसके बाद बहुत सारे हमारे पास नंबर आते हैं ना, जैसे हम ऐसा भी तो कर सकते हैं 10500 ऐसे करके। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके लिए आगे रूल है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिनको फॉलो करके हम ये कह सकते हैं कि कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर है और कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, या कितने हैं इसमें। यहाँ पे तो हमें जितने दिख रहे हैं सर, तो इसका मतलब सर जितना दिख रहा है सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, आगे भी बात है जिन्हें हम अभी बताते हैं। ठीक है, आगे कह रहा कि और दूसरे एग्जांपल देख कर रूल्स क्या हमारे सिग्निफिकेंट फिगर को क्या करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम कैसे बता सकते हैं किसी में भी कि सर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, उसमें आते हैं पहली बात। ठीक है, कह रहा कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, कह रहा ऑल
द नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट एज वेल एज जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट करा, एज वेल एज जीरो भी, वो कहाँ हो, बिटवीन नॉन जीरो डिजिट। सर इतनी बड़ी बात क्या है, क्या बोले जा रहे हैं, बोले हम ये जा रहे हैं कि पहली बात तो नॉन जीरो डिजिट क्या है, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, अच्छी बात है, करा, और वो भी जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में हो। जैसे भाई जीरो नहीं है, पहले मान लीजिए, पहली बात का मतलब, पहली लाइन का मतलब समझ में सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब के सब क्या हमारे पास, और ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर, फिर करा वो जीरो भी, वो ऑल जीरो मतलब वो सभी जीरो जो नॉन जीरो के बीच में हो। जैसे मान लीजिए हमने 202 लिख दिया तो यहाँ पे जीरो वाला भी सिग्निफिकेंट फिगर में गिना जाएगा। 20024 लिख दिया अगर, तो ये दोनों जीरो भी हमारे पास क्या है, या फिर हमने 50 कुछ भी लिख दिया, ठीक है, अगर इधर भी नॉन जीरो डिजिट है, इसकी इधर भी नॉन जीरो डिजिट है, तो बीच वाली जो जीरो है वो हमारे पास क्या सिग्निफिकेंट फिगर कही जाएगी या सिग्निफिकेंट फिगर मानी जाती है, ठीक है। ओके, पहला रूल तो ये हो गया। तो यू, और दूसरा बात क्या है, जैसे एग्जांपल हमने कहा कि अगर हमने लिख दिया 5 7 6 मान लीजिए, ठीक है, कोई भी लिख दिया, ठीक है, इसमें क्या हमारे पास 3 क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि सबके सब नॉन जीरो, कोई जीरो नहीं है, तो कहीं हमको सोचना ही नहीं, जिनके सीधे सीधे फिक्स वैल्यू हमने लिख दिया ना, वहां पे सोचना ही नहीं ये क्या है, ये हमारे पास कौन सी डिजिट है, या मतलब इनके क्या है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है या फिर नहीं है, ठीक है, इतनी बात, ठीक। और आगे अगला अगर हम कहें, अगर हमारे पास लिखा हुआ मिल जाए, मान लीजिए हमको लिखा 7004, ठीक है, 7004 मानना हमने लिख दिया ऐसे, ठीक है, 7004, तो यहाँ पे कह रहा हमारे पास क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, 4 हमारे पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, ठीक। हम दूसरे एग्जांपल की भी बात कर लेते हैं। जैसे दूसरे एग्जांपल की अगर हम बात करें, अगर हमारे पास क्या मिले, लिख दिया गया 0.42, ठीक है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जरा बताइएगा। 0.42 अगर हमने लिख दिया तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे क्या, 2, यहाँ पे 2 मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। मान लीजिए दूसरी बात, यहाँ पे है ना 0.42, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, फिर हमने मान लीजिए लिख दिया 2.05, ठीक है, ऐसा लिख दिया, फिर क्या यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस तरह से आप पहले रूल में सारे मतलब यहाँ पे समझ गए, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल अब देखते हैं, यहाँ पे समझिए इतनी बात, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, ठीक है ना, समझे ना, ओके। आगे कह रहा अगला रूल है हमारे पास, अगले रूल के लिए कह रहा कि 0 टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, 0 जो हमारे यहाँ पास ढेर सारे जीरोस, ठीक है, 0 टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है हमारे पास, करा आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। पहला जो नॉन जीरो डिजिट है उस पर्टिकुलर नंबर में उसके जो लेफ्ट साइड जीरो होंगे वो क्या हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहे जाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लिख दें 0.08 मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों कतई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, वो भी क्या है हमारे पास 8, जो हमारे पास क्या है 8 एक ही है ना, ठीक है। अगर ऐसा लिखे 0.0049, ठीक है, कुछ भी लिख दिए, ठीक, यहाँ पे ये सब के सब हमारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, समझ गए ना। पहला नॉन जीरो जो डिजिट है, जीरो के अलावा जो सब अंक है उसके पहले जितनी जो लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो हैं वो सब हमारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, ठीक है, ओके। अगली बात कह रहा कि अगर कोई नंबर एंड होता है जीरो में, बट जीरो क्या है हमारे पास
राइट साइड होता है तो उसे कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, उसे भी मान लिया जाता है। ठीक है, जैसे 0 है हमारे पास, उस अंक वो एंडिंग की तरफ है, जहां पे वो एक डिजिट खत्म होता है, जो हमारा वर्ड, जो हमारा नंबर खत्म होता है उसमें राइट साइड की तरफ है 0, तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जैसे क्या कर रहा है 5.0 है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना, क्योंकि राइट साइड की तरफ हमारे पास। ठीक है, ओके। अगर हमने 3.600 लिख दिया तो यहाँ पे कितने 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? ठीक, और अगर इस तरह से 0.0200 तो ये भैया फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले है, तो ये तो होंगे नहीं, सिर्फ कितने यहाँ पे है 3, क्या हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, ओके। आगे कह रहा है इफ ए नंबर एंड इन 0 बट दिस 0 आर नॉट द राइट इन द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, कह रहा जो नंबर हमारे 0 के यहाँ खत्म होते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे पास क्या है डेसिमल में नहीं लिखे जा सकते हैं। ठीक है, दिस पॉइंट्स आर 0 में आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, कह रहा ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कह रहा कि अगर हम यहाँ पे लिख दें 1 पॉइंट, ठीक है, 1.05 इंटू 10 टू द पावर 4, 05 इंटू 10 टू द पावर 4 मान लीजिए। ठीक है, सही। इसी को हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसी का और क्या तरीका लिखने का। ठीक है, इसी को और क्या तरीका लिखने का बताएं भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ये 2 इधर हो गया, 2 पावर कट गई, 2 और पावर बची, ऐसा लिख दिया। ऐसे केस में हम कहेंगे यहाँ पे इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3 है, ये भी इसको छोड़ के जो 10 टू द पावर लिखा उसकी बात अलग। और यहाँ पे इसी में यही अंक है, क्योंकि इसी को हमने क्या करा सिंप्लीफाई करके लिख दिया, क्योंकि 10 टू द पावर 4 मतलब इतने से गुणा। ठीक है, 10,000 से गुणा करना। ठीक है, उतने से कर दिया तो हमारे पास इतने मिल गए। सही, तो अब क्या है हमारे पास यही, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए 1 2 3 4 5, क्योंकि 0 हमारा राइट साइड में, राइट साइड वाले 0 हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कहे जाते हैं। ठीक ना, समझा नहीं समझे? ठीक, ओके। ये सारे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर के एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। आगे आते हैं, अगली बात शुरू करते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम, यू कहते हैं हिंदी में इसे। ठीक है, रासायनिक संयोग के नियम। ओके, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है उसको हम यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, सुनिए, आप ध्यान से सुनिए जरा। ठीक, कह रहा जैसे हम कैसे केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब कि मतलब कैसे हमारे मॉलिक्यूल या एटम्स, क्या हमारे एलिमेंट्स हमारे आपस में किस तरीके से कंबाइंड होके क्या है एक नया हमारे पास मॉलिक्यूल या नया हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, या मॉलिक्यूल का ही फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि एटम हमारा क्या सिंपलेस्ट हम बोलते हैं एटम्स है। ठीक है, H2 के मतलब हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर H2 मॉलिक्यूल बना लिए। ठीक है, सही। तो फिर मॉलिक्यूल मिलकर अलग से कंपाउंड बना लेंगे। तो हमारे जो एटम है ना, एटम्स हैं जो हमारे उनका कॉम्बिनेशन किस तरह से हो रहा है। और यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब आपस में जुड़ के कोई नई चीज बनाए जो खुद रहे उससे थोड़ा सा अलग बने हमारे पास। क्योंकि आपको पता है हम प्रीवियस क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, 10th से, छोटे क्लासेस से। ठीक है, वहां पे हमने क्या बोला कि जब भी केमिकल का नाम आता है तो वहां पे पहले वाले के कंपैरिजन में क्या हो, जो सामने वाला हमारा आ रहा है उसका केमिकल नेचर क्या हो, केमिकल बिहेवियर क्या हो, डिफरेंट हो जाए। ठीक है, ओके। अगर हमने कहा था 10th में ही है हमारे पास। ठीक है, 10th में हमने कहा था अगर यहाँ पे कोई ए है वो बी में कन्वर्ट हुआ, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी फिजिकल केमिकल या इसका खुद का जो इसका अंदर का हमारे पास जिससे बना हुआ है, ठीक है, कंपोजिशन और इसका कंपोजिशन अलग अलग है, तो पक्का ये चेंज, यार ये चेंज केमिकल चेंज होगा, या यूं कह सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन है या एक केमिकल चेंज है यहाँ पे। ठीक है, फिजिकल चेंज में हमारे पास उसका क्या है, हमारे पास जो हमारा कॉम्बिनेशन जो उसका मेन है, जो उसका खुद का अंदर का उसका कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे पास वही पड़ा हुआ होता है। ठीक है, सही।
ओके, अब केमिकल कॉम्बिनेशन के रूल क्या है? करा कि द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू द फॉर्म कंपाउंड इज गवर्न बाय फॉलोइंग रूल। करा 4-5 हमारे पास ऐसे बेसिक रूल हैं जो फॉलो करते हैं किसको, कि हमारे पास एलिमेंट्स हमारे पास तत्व कंबाइंड होकर क्या बनाए, हमारे पास कंपाउंड या यौगिक। जो तत्व या एटम है हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, वो हमारे कंबाइंड होकर यौगिक या कंपाउंड का फॉर्मेशन करें, उसे वो क्या है, बहुत सारे 5 रूल है हमारे छोटे छोटे, जिनसे क्या है वो मिलके बना होता है, जिनसे उन सारी बातों को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग की बातें हैं। ठीक है, तो बाद में हमने शॉर्टकट या सारे तरीके खुद से ही जान लेना, हाँ कहाँ से क्या जुड़ना है तो हमारे पास क्या बना होगा। ठीक है, सही, इतनी बात समझ आई? ओके, तो शुरू करते हैं। सबके नाम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, नाम क्या है? कह रहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमने कई बार आपको बता चुके होंगे, फिर भी सुन लीजिए। पहला है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्व माने सुरक्षित होना होता है। ठीक है, अभी हम बताएंगे इसका मतलब क्या है सबका सब। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, सबका नाम पहले जान लीजिए। ठीक है, दूसरा लॉ ऑफ डेफिनिट या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डेफिनिट द्वारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, सी वाला क्या हमारे पास तीसरा है, तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक, और अगला क्या है, फोर्थ क्या हमारे पास, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम या गैर-विषयक लॉ इसे बोलते हैं। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ जो हमारा कॉम्बिनेशन है, अलग अलग लोगों ने ना अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया कि कैसे हमारा कंबाइंड होके कोई चीज कॉम्बिनेशन उसका किस तरह से होता है कि हमारे पास जो है कंपाउंड या उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओके, कंबाइनिंग लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, इसको गैर-विषयक ने दिया था, उनका नाम है साइंटिस्ट का गैर-लुशैक लॉ। ठीक है, स्पेलिंग हमारा GAYLUSSAC गैर-लुशैक लॉ। ठीक है, LAW। ठीक है, ओके, ये लॉ है, LAW नहीं है। ओके, लो हो जाएगा, वो कम वाला होता है, स्पेलिंग LOW। ठीक है, सही। ये हमारा क्या है, फिफ्थ क्या है, 5 होते थे ना, फिफ्थ हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो हम सारी बातों में अब फर्स्ट का पढ़ते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब है कि क्या बोलते हैं इसे, द्रव्य संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्य संरक्षण का नियम, उसे ही बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, जो लोग हिंदी मीडियम के हैं आप सामने बुक खोलेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पे मिलेंगी, आप वहां से सिंपली इसे कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक ना, इतनी इंग्लिश को आपको थोड़ा सा आपस में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, हमारे पास द्रव्य संरक्षण का नियम। इनके लॉ के मुताबिक कह रहे हैं कि दुनिया में कोई चीज नष्ट या मतलब दुनिया में कोई चीज खत्म नहीं होती और न ही कोई चीज नई पैदा होती है। तो फिर सर होता क्या है, जो नई चीज बन जाती है उसे हम कैसे एक्सप्लेन करें? आप कह रहे हैं सर कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक हमारे पास क्या है, एनर्जी या मैटर को क्या करते हैं, नहीं क्रिएट कर सकते हैं और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर सर होता कैसे है, हर बार नई चीज हमें कैसे ऑब्टेन्ड हो जाती है? तो वो ऑब्टेन्ड होने का उसका क्या है हमारे पास कि वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमारा क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो न वो लॉस होता है और न ही हमने न उसे क्रिएट किया और न ही हमने उसे डिस्ट्रॉय किया। सिर्फ वो किस बात से हुआ कि हम या तो उसको क्या करें, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करा, हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ओके, तो इस बात को जरा सुन लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा क्या बोलता है। ठीक है, उसको सुन लेते हैं कि ये कहते हैं साहब कि मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। सीधी सी बात ये बोल देते हैं, एक छोटी सी बात है। ठीक है, मैटर कह रहे हैं मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इसका क्या मतलब? ठीक है, क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है,
ये कह रहे हैं कि हमारा जो मैटर है वो न तो क्रिएट करा जा सकता और न ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता, मतलब द्रव्य को नहीं हम पैदा कर सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते, ठीक है, या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो क्या मतलब है, या हम जिन्हें खत्म नहीं कर सकते, पैदा नहीं कर सकते, तो फिर करते क्या है, कह रहा देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल मास ऑफ मैटर ड्यूरिंग केमिकल एंड फिजिकल चेंज। कह रहा है इसका मतलब है कि हमारे केमिकल या फिजिकल जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसमें हमारे मैटर का न ही इंक्रीज हो रहा और न ही डिक्रीज हो रहा है। समझे या नहीं समझे, ठीक है, ओके। इतनी बात को हम समझ गए कि सर इनका ये कहने का मतलब है कि हमारा जो है एनर्जी या मैटर, इनको हम क्या करते हैं, हम जनरली न इंक्रीज होती है न डिक्रीज होती है। इसका मतलब द एनर्जी और मैटर क्या है, रिमेन कांस्टेंट, हाँ या ना। जब भैया ने खत्म करना है, न पैदा करना है, न डिस्ट्रॉय करना है, तो क्या हमारे पास कांस्टेंट है ना, नियत है ना हमारे पास, ठीक है। ब्रह्मांड की यूं कहते हैं कि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं आगे क्लासेस में कि ब्रह्मांड की ऊर्जा क्या है या ब्रह्मांड की एनर्जी क्या है, नियत है, न ही हम खत्म कर सकते हैं, न ही हमने पैदा करा नहीं खत्म करा, नहीं उसको कम होता है नहीं वो ज्यादा होता है। एक फॉर्म से हम खत्म करते हैं तो दूसरे फॉर्म में हम उसे ही पाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन करा न इंक्रीज होता है न डिक्रीज होता है, जो जितना होता है या जैसा जितना होता है वो उतना ही पड़ा रहता है, सिर्फ अभी कुछ और था बाद में कुछ और हो गया, ठीक है ना। हमने एक दिन बोला था कि अगर हमने कहा कि बिजली हमारी खर्च हुई तो बिजली खर्च हुई, तो खर्च का मतलब ऐसा नहीं कि खर्च हो गई, वो खर्च हुई हमें फैन चलाने में, ठीक है, कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी चेंज हुई, मैकेनिकल एनर्जी में फैन चली, फैन से हमें हवा मिली, हवा से हमने खुद पाया, हमारे अंदर एनर्जी आई, फिर से हम इतने एबल हो गए कि दूसरा काम जाके करें, ठीक है ना। तो वहां से हमारी एक तरह से एनर्जी खत्म हुई, दूसरे मिली, हमें मिली, फिर हमने जाके जिस काम को किया, ठीक है, वो क्या हुआ, उस काम में जाके वो खत्म। मानिए हमने खेत में जाके काम करा तो वो एनर्जी हमारी खेत के लिए काम, अब खेत में हमने काम किया तो वहां भी कुछ होएगा क्या, फिर वहां से हमारे पास जो पेड़ पौधे उगे, जो अन्न उगे, फिर वो वापस हमें मिले। ये क्या है, एक साइकिल की तरह से चलता रहता है, जो हमारे पास क्या है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमेशा इंटर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ओके, ठीक। ये बात हो गई हमारा। अब दूसरे लॉ पे आते हैं, ठीक है। बात समझे नहीं समझे इसको, ठीक, ओके। हेलो भैया, इतना सीरियस होने की जरूरत ना है, बातें सुनते रहे बराबर से, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो तुरंत पूछें, रोक सकते हैं, मैं ना रोक सकूं क्या, आप तो रोक सकते हैं फोन को अपने, ठीक ना। ठीक, अगला क्या है, लॉ ऑफ, कह रहा कि दिस, एक बात और, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, मैंने उसको बताना भूल गया, कह रहा इशू दिया था एंटोनी लेवाजियर, ठीक है ना। लेवाजियर जो जिन्होंने वो पीरियोडिक टेबल, जो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहे जाते हैं, ठीक है, ठीक है, एंटोनी लेवाजियर ने, ठीक है, फ्रेंच केमिस्ट, इन्होंने 1789 में दिया था, ठीक है। आगे करा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनिट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है, सही, निश्चित अनुपात का नियम ऐसे बोलते हैं, इसका बोलते हैं नियत अनुपात का, ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। ठीक, निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, डेफिनिट प्रोपोर्शन भी इसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं कि पहली बात इन्होंने दिया था, जेएल प्राउस्ट ने दिया था 1799 में, साइंटिस्ट थे, जेएल प्राउस्ट नाम था इनका, PROUST, ठीक है, प्राउस्ट था, PROUST, प्राउस्ट जो भी पढ़ सकते हैं आप, ये इन्होंने दिया था 1799 में, ठीक है, 1799 में इन्होंने इस रूल को दिया था। उन्होंने क्या कहा था, कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनिट प्रोपोर्शन, नाम लिख देते हैं भाई, आप लोग कहेंगे सर क्या मिटा देते हैं, डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इन्होंने कहा कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, कह रहा कोई भी केमिकल कंपाउंड हमारा बना होता है, कोई भी केमिकल कंपाउंड बना होता है हमारे कुछ एलिमेंट से जो आपस में कंबाइंड हुए होते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में या एक फिक्स अनुपात में, ठीक है ना, सही। कह रहा कोई भी हमारे पास कंपाउंड होता है वो बना हुआ होता है, जो हमारे एटम से होते हैं, बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, सेम एलिमेंट टुगेदर, कंबाइनिंग टुगेदर इन ए डेफिनिट प्रोपोर्शन, एक डेफिनिट एक निश्चित अनुपात में कंबाइंड होकर वो बना हुआ होता है, जिसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनिट प्रोपोर्शन। जैसे कह रहा बाय मास, एक बात और बोला, मास के हिसाब से एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में जुड़े हुए होते हैं और बने हुए होते हैं, ठीक है, सही। वो क्या क्या होता है आगे देखते हैं।
जैसे करा कि वाटर की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, वाटर की बात करें, वाटर के केस में इन्होंने बोला कि चाहे कहीं का भी वाटर हो, चाहे कहीं का भी वाटर हो, आप टंकी से ले लें, नल से ले लें, ठीक है, समुद्र से ले लें, नदी से ले लें, गड्ढे तालाब से ले लें, या नहर से ले लें, या बारिश का ले लें, ठीक है, पानी तो पानी हर जगह है, उस सब पानी का अगर हम उस तरह से कहें, उस तरह से अगर सिंपल उस वाटर की बात करें तो हमेशा उसका फार्मूला क्या होता है, H2O ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मास की बात करा, ठीक है ना, मास की बात करा प्रोपोर्शन के केस में, यहाँ पे कह रहा हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड हुए होंगे 1:8 के रेशियो में, ठीक है, हमेशा बाई मास के हिसाब से 1:8 का रेशियो, हर कहीं का भी वाटर होगा सबका रेशियो हमेशा यही होगा, ठीक है, समझे या नहीं समझे। मतलब H2O फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 16 है, इसे और सिंपलीफाई कर दें तो 1:8 का रेशियो हमारे पास मिल जाएगा। ये हमेशा कोई भी वाटर हो, कहीं का भी वाटर हो, हमेशा उसका फिक्स प्रोपोर्शन होगा बाई मास 1:8 का रेशियो, ठीक है, यही हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन या टेक्निकल प्रोपोर्शन कहा है, ठीक है। अगली बात करना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या था, ठीक है, मल्टीपल मतलब डिफरेंट रेशियो में, जो है डिफरेंट रेशियो में क्या क्या होता है उसको इन्होंने कहा अलग अलग, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के केस में कह रहा एक उसका प्रोपोर्शन होता है, एक रेशियो होता है जिसमें वो बना हुआ होता है, जिससे वो बना हुआ होता है, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वो क्या है, हाँ, जैसे करा कि अगर इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एनी मेथड, हाँ, एक बात और करा, जैसे अगर हम CO2 की बात करें, ठीक है ना, ये वाटर के अलावा ऊपर वाले की बात करें, CO2 की बात करें तो वहां पे हमेशा क्या होगा, CO2 के केस में 12:32 का रेशियो हमेशा होगा, चाहे वो CO2 कहीं से नहीं बनाई जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ओके। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पे वो कह रहा कि when two elements combine to form two or more chemical compound, then mass of the one element which combined with a fixed mass and other bear a simple ratio to one another, ठीक है। वहां पे कह रहा कि अगर दो से मिलके कोई कंपाउंड हम बना रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, जनरली कभी कभी क्या होता है, एक का रेशियो हमारे पास फिक्स होता है, दूसरे का वेरी कर करके अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास कह रहा CO, अगर CO2 की बात करें, ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ठीक, यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, कार्बन के लिए मास की बात करते हैं तो 12 होता है, CO के केस में 12, यहाँ पे 16 होगा, और यहाँ पे यही 12 का क्या होगा 32 होगा, ठीक है। ये हमारे पास CO का है और CO2 का क्या हमारा 12:32 रेशियो। यहाँ पे कह रहा, यहाँ पे 16, यहाँ पे हियर कार्बन के 12 पार्ट हमारे ऑक्सीजन के 16 पार्ट से जुड़ेंगे CO, ऑक्सीजन के 32 पार्ट से जुड़े तो क्या होगा हमारे पास CO2 है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा, यहाँ पे ऑक्सीजन सिंपल रेशियो 16:2 या 1:2 के केस में हमारे पास यहाँ पे इसका रेशियो होता है, ठीक है, सही, ओके। अगली बात, अगला रूल था गैसियस वॉल्यूम का था, गैसियस लॉ जिसे हम वॉल्यूम के लिए बोले थे, ठीक है, लॉ ऑफ वॉल्यूम जिसे हमने क्या बोला था, गैर-लुशैक लॉ, ठीक है। इन्होंने कहा था कि व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर इन ए केमिकल रिएक्शन देन they do so is a simple ratio by volume provided by all gases are at the same temperature। कह रहा जब भी दो गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास जो भी बनता है, जो भी कॉम्बिनेशन से इनके बनता है वो हमेशा किसी न किसी सिंपल रेशियो पे होता है, एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हमेशा उसका एक ही जैसा रेशियो मिलेगा। अगर दो गैसेस कंबाइंड होके गैसेस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन या गैसेस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक। तो जैसे अगर एग्जांपल हम बात करें इनका गैर-लुशैक लॉ, जिसको हमने और क्या बोला था, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का केस था, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सॉलिड लिक्विड गैसेस कई तरह के हो सकते हैं आपस में कॉम्बिनेशन, हर तरह के कॉम्बिनेशन से कोई न कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे होने से हमारे पास क्या होता है, कह रहा है जैसे अगर H2 कंबाइंड हो
Cl2 के साथ क्या मिले HCl, हाइड्रोजन गैस Cl2 गैस मिलके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी क्या हमारे पास HCl गैस। ठीक है, तो क्या बना है हमारे पास 2HCl। ये हमारे पास पूरा ये एक संतुलित इक्वेशन है हमारा। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन है हमारा। यहाँ पे करा अगर एक वॉल्यूम H2 का लें, ठीक, एक वॉल्यूम हमने Cl2 का लिया तो हमारे पास दो वॉल्यूम क्या मिला HCl का मिला। ठीक, सही। तो हम कह रहे हैं कि जिस हिसाब से भी हम लेते हैं सिंपल रेशियो कह रहा कि among volume of gaseous reactant and product when gases react together in a chemical reaction then do so in a simple ratio by volume provided all gases are at the same time। करा जैसा भी वो सिंपलेस्ट रेशियो वहां पे प्रोवाइड हो सकता है उसी सिंपलेस्ट रेशियो के प्रोवाइड उससे क्या होंगे इनका फॉर्मेशन हमेशा होगा। तो यहाँ पे अब जब भी HCl होगा उनके इस तरह के फॉर्मेशन में हमेशा 1:1 का रेशियो लेंगे तो हमारे प्रोडक्ट क्या बनेगा 2। ठीक है ना, 2 वॉल्यूम बनेगा। और अगर यही हमारे पास वाटर के केस में बात करें H2 + O2, ठीक है, H2O ऐसा नहीं होता। ठीक है, सही, यहाँ पे 2H2 होता है और ये 2H2। तो 2 वॉल्यूम हमारे पास, 2 वॉल्यूम H2 का, 1 वॉल्यूम O2 का, तो हमारे पास क्या बना 2 वॉल्यूम क्या हमारा H2। तो हमेशा इसके हिसाब से जब भी बने होंगे दो गैसेस आपस में कंबाइन होगी तो 2:1 के इसमें रिएक्टेंट में जो प्रोडक्ट बनेगा हमेशा 2 वॉल्यूम का बनेगा वाटर के केस में। ठीक है, सही, ओके। अगला क्या है हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक, कह रहा इसमें क्या होता है, कह रहा कि जब भी किसी A और B दो एलिमेंट के मास का रेशियो हम देखें आपस में अगर कंबाइंड हो ये फिक्स के साथ फिक्स मास में, तो जो तीसरा एलिमेंट हमारे पास बनेगा उसका भी एक अलग रेशियो हमारे पास मिलेगा। ये ऐसे नहीं समझ आ रहा है, एक ग्राफ से डायग्राम के थ्रू अगर बताएं तो समझ में आएगा। मान लो सल्फर है, ऑक्सीजन है इधर, ठीक है, इधर हमारे पास हाइड्रोजन है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो अगर SO2 1:2 के रेशियो में, एक सल्फर 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के साथ करें H2S बने, ठीक है, इनका 2 रेशियो होगा, इनका 1 रेशियो हो सकता है। ठीक, यहाँ पे बने O और H आपस में कंबाइंड होके बनाए H2O बनाए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होगा, यहाँ पे हमेशा हाइड्रोजन का 2, ठीक, इनके एक के साथ हाइड्रोजन का 2, इनके एक के साथ H2S और H2O बनाए। सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या होंगे SO2 का फॉर्मेशन करेगा। करा द एलिमेंट, इसको एक्सप्लेन अगर करें, करा कि द एलिमेंट हाइड्रोजन, ठीक, एंड ऑक्सीजन कंबाइंड सेपरेटली विद द थर्ड एलिमेंट टू सल्फर टू फॉर्म H2S एंड H2O। करा हाइड्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो, ये दोनों सल्फर के साथ कंबाइंड होके हमें जो रेशियो के साथ जो हमें एलिमेंट दे रहे हैं वो H2O या फिर SO2 दे रहे हैं। और कह रहा कि अगर ये डायरेक्टली थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अभी ये इनके साथ जुड़ा था तो H2S, ये इनके साथ जुड़ा था तो SO2, ठीक है, हमेशा S एक था और ये वाले 2 थे, यहाँ पे S एक था हाइड्रोजन 2 था, लेकिन यही जब आपस में मिले यहाँ पे एक अलग रेशियो में मिला, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के साथ H2O हमारे पास बना। ठीक है, सही, ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन था, लाभ। ठीक, इतनी सारी बातें हो गई। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, आगे आप रिवाइज करें, आपको कोई दिक्कत होती है तो पूछें आप क्वेश्चन, ठीक है, आपके जवाब दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी क्या है कि आगे हम जो है पढ़ेंगे नया चैप्टर क्या है, नई टॉपिक पढ़ेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे हम। ठीक है, वहां पे देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आप बाकी ऐसे रिवाइज करें, कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, तो थैंक यू, आप इतना पढ़े, आगे के लिए देखा।